हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्स क्लासेस 12 में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान। और कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, और उसमें हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और अभी तक हम एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज हम एग्जाम्पल करने वाले हैं 7वां एग्जाम्पल। जैसे जब आप अपनी बुक में देखोगे तो लिखा हुआ है पहला 1.1 एग्जाम्पल, फिर 1.2, 1.3 करके। तो हमने 1.6 तक एग्जाम्पल कर लिया है। आज हम करने वाले हैं 1.7 एग्जाम्पल। कहने का मतलब है आज हम कर लेंगे 7वां एग्जाम्पल। ठीक है, कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान फिजिक्स। तो चलिए 7वां एग्जाम्पल क्या क्या रहा है पहले मैं प्रश्न पढ़ के आपको बता देता हूँ और उसके बाद फिर उसको हल यहाँ पे करते हैं, उसका सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो ठीक है, देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन 2.0 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। कहने का मतलब है कि एक विद्युत क्षेत्र है जिसका परिमाण कितना है, परिमाण है 2.0 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, आप कह सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स 1। अब इस विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। ठीक है, कितनी दूरी तक गिरता है? 1.5 सेंटीमीटर की दूरी तक गिरता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चित्र बना हुआ है ए। ठीक है, अब ये एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र कितना है? 2.0 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे गिरता है, तो जो गिरने की दूरी है उस दूरी को ही कह रहा है कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है कि क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितना विद्युत क्षेत्र है उतना ही विद्युत क्षेत्र रखें और फिर इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को, अभी विद्युत क्षेत्र नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये कह रहा है प्रश्न कि आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान रखना है और विद्युत क्षेत्र की दिशा को उल्टी कर देनी है। ठीक है, अभी देखो विद्युत क्षेत्र नीचे से ऊपर जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये कह रहा है प्रश्न ऐसे। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि उत्क्रमित कर दी जाए तथा अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। कहने का मतलब जितनी दूरी पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा था उतनी ही दूरी पर अब यहाँ से एक प्रोटॉन गिरेगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि इसके लिए चित्र भी बना हुआ है। दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। कहने का मतलब है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा। उसी तरह जब यहाँ से यहाँ प्रोटॉन गिर रहा है तो प्रोटॉन को गिरने में कितना समय लगेगा, वो चीज हमें बताना है। फिर आगे कह रहा है कि इस स्थिति की गुरुत्वीय के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो देख लेते हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न ये कह रहा है कि हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है और वो विद्युत क्षेत्र कितना है, तो विद्युत क्षेत्र है E बराबर 2.0 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स 1। इतना विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पे नेगेटिव आवेश है और विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अभी विद्युत क्षेत्र नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ तक पहुंचता है, इस पूरे की दूरी जो है, इस पूरे की जो दूरी है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उतनी ही दूरी इसके लिए भी होगी, दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए कितनी होगी, सेम दूरी होगी, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गिरता है, तो आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक गिरने में कितना समय लगेगा। पहले वाले की बात करते हैं, ये हो गया। जब दूसरे वाले की हम बात करेंगे तो दूसरे वाले में यह कह रहा है कि जो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, विद्युत क्षेत्र की दिशा को उल्टी कर दी। अभी विद्युत क्षेत्र नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन अब विद्युत क्षेत्र ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, उल्टी हो गई। अब जब उल्टी हो गई तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, प्रोटॉन रख दिया। अब प्रोटॉन भी उतनी ही दूरी पर गिरता है, कितनी दूरी पर, 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही गिरता है। तो इस प्रोटॉन के गिरने में भी कितना समय लगेगा, वो चीज हमें पता करना है। ठीक है, कितना समय लगेगा। और यहाँ से यहाँ तक गिरने की जो दूरी है कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से प्रोटॉन को गिरने में यहाँ की दूरी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। जो ये दूरी है कितनी है, 1.5, ये भी कितनी है, 1.5 दूरी मीटर सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको अगर मान लीजिए कि हमने मान लिया S, ठीक है, इस दूरी को, ये दूरी कितनी है दोनों के लिए, 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको पहले मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, S बराबर 1.5 × 10⁻² मीटर। ये मीटर में बदल गया।
मतलब हमें विद्युत क्षेत्र भी पता है, ई भी, एस भी पता है, इनके बीच की दूरी जो विस्थापन है, हम विस्थापन कह सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेगा तो वो विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन कितना है, 1.5 × 10⁻² मीटर, इतना इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा विस्थापन, और इतना ही प्रोटॉन में हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ रहेगा और यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो विस्थापन कितना हो जाएगा प्रोटॉन में 1.5 सेंटीमीटर, या इसे हम कह सकते हैं 1.5 × 10⁻² मीटर। क्लियर हुआ, इतना है समझ में? ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो उसके लिए हम इधर लिख लेते हैं QE बराबर, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। और अगर आवेश हम प्रोटॉन पर बात करें तो QP लिख लेते हैं प्रोटॉन के लिए, क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। ये माइनस में होता है, बस ये प्लस में होता है, होता दोनों सेम। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये प्लस में होता है। फिर यहाँ पे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को हम me से दर्शाएंगे, और ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है। और यहीं पे हमें आप आगे जरूरत पड़ेगी प्रोटॉन के भी द्रव्यमान की। हम यहाँ पे प्रोटॉन के द्रव्यमान को भी लिख लेते हैं, और वो कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना। तो अब अगर मान लो कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना है, E है, और वो कितना है, इतना। तो अगर इस विद्युत क्षेत्र E में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है या कोई चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज पर कितना बल लगेगा। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश या कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो उस पर कितना बल लगेगा। तो हम इस सूत्र से निकाल लेंगे कि E बराबर F/Q। ठीक है। तो यहां से ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये आवेश है, जो आवेश उस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण, किस विद्युत क्षेत्र के कारण, 2.0 × 10�4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा है, इस इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा होगा, वो बल हम कैसे निकाल लेंगे, इस सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक समान, या पहले ऐसे लिखते हैं, पहले एक सूत्र बना लेते हैं। तो चूंकि हमें पता है कि E बराबर क्या होता है, F/Q। ठीक है। अब यहां से हम क्या निकालने, लगने वाला बल निकालने। तो F बराबर कितना जाएगा, इसलिए F बराबर हो जाएगा Q, इधर बटे में इधर जाएगा तो E के साथ में गुणा हो जाएगा, E × Q। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब आपको न्यूटन का द्वितीय नियम पता होगा, और न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, F बराबर ml। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, और न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर ma होता है। ठीक है। और अब अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम अच्छे से देखें, तो यहाँ पे एक पक्ष क्या है, बराबर है, तो जो दूसरा पक्ष बचेगा वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, ma बराबर E × Q। ठीक है। अब अगर यहां से हमें त्वरण पता करना हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा, या ये जो प्रोटॉन गिर रहा है, इस गिरने वाले प्रोटॉन का त्वरण क्या होगा, तो हम यहाँ से त्वरण निकाल सकते हैं, है ना। तो क्योंकि यम क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से त्वरण कितना आ जाएगा, A बराबर EQ/m। ठीक है। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब इस सूत्र से हम त्वरण निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी त्वरण निकाल सकते हैं और प्रोटॉन का भी त्वरण निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से एक सूत्र निकाला है और कुछ नहीं किया है ना। अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, उस पर लगने वाला बल कितना होगा, F/Q। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र है, तो अगर यहाँ से हम बल निकाले तो बल कितना हो जाएगा, F बराबर E × Q, है ना, इस विद्युत क्षेत्र के लिए। अब यहाँ पे आपको पता है न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है, F बराबर ma होता है। अब F ये भी है, एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ma बराबर E × Q आ गया। अब यहाँ पे ये द्रव्यमान है, ये क्या है, त्वरण है, तो हमें त्वरण निकालना है। त्वरण बराबर क्या हो गया, EQ/m। ठीक है। अब हम जिसके अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण हो जाएगा, प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का त्वरण हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमें त्वरण तो निकालना ही है, देखना ही है, लेकिन साथ में हमें सबसे पहला काम है कि जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है या जो ये प्रोटॉन गिर रहा है, इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के गिरने में जो समय लगेगा हमें वो पता करना है। तो आप बताओ कि हमें दूरी पता है, ठीक है, तो हम समय ऐसा निकाल सकते हैं कि गति का द्वितीय नियम से हम समय निकाल सकते हैं। और गति के द्वितीय नियम में क्या होता है,
यहाँ पे लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से। देखिएगा कैसे निकालेंगे, तो गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। और द्वितीय नियम क्या होता है, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, जहां पे S क्या है, विस्थापन है, दूरी है, ये क्या है, u है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है 1/2, फिर a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। तो अब बताओ, अगर मान लो यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रॉन को रखा था, तो इस स्थिति में जब हमने रखा था तो उस समय इलेक्ट्रॉन का वेग क्या रहा होगा, उस समय इलेक्ट्रॉन का वेग कितना रहा होगा, 0। इसका मतलब है इस u की जगह पे हमें क्या रख देना है, 0 रख देना है। ठीक है, कि शुरुआती वेग कितना रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, 0 तो रहा होगा, फिर उसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, S बराबर u की जगह पे रखेंगे 0, तो क्या बन जाएगा, 0 गुणे t प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो जब 0 से t का गुणा करेंगे तो ये पद तो 0 हो गया, तो क्या बचा, S बराबर हाफ AT स्क्वायर। हमें यहाँ से t निकालना है, क्योंकि t ही क्या है, समय है। जब t को निकालेंगे तो बाकी सबको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये 2 कहाँ, इधर बटे में उधर जाएगा, तो s के साथ ही गुणा हो जाएगा, और तो क्या बन जाएगा, 2s बराबर AT का स्क्वायर। अब यहाँ पे t हमें निकालना है, तो t स्क्वायर के साथ में a कहाँ में है, गुणे में, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2s अपान a बराबर t स्क्वायर। इधर स्क्वायर है t का, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, t बराबर रूट 2s अपान a, रूट 2s अपान a। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब एक काम करिए, ये क्या है, त्वरण है, और समीकरण 3 में त्वरण हमें कितना मिल रहा है, a बराबर कैपिटल Q, E स्मॉल q और m, या कह सकते हैं EQ अपान m। तो अगर उस a का मान या उस त्वरण का मान यहाँ पे रख दें, क्या बन जाएगा, रखिए, तो समीकरण 3 से a का मान, a मतलब त्वरण है ना, त्वरण का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर रखिए, कितना बन जाएगा, 4 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, t बराबर रूट 2s अपान a की जगह पे हमें क्या रखना है, a की जगह पे हमें रखना है EQ अपान m, तो क्या आ जाएगा, EQ अपान m। ठीक है, ये आ गया। अब ये m क्या है, देखो ये पूरा, ये अंश है और ये पूरा पूरा हर है, क्योंकि ये अंश था 2s और a क्या था, हर था, तो हर के a की जगह पे क्या आया है, EQ अपान m। ठीक है, तो ये अगर आप देखें अच्छी तरह से, तो ये 2s तो पहले से अंश था, लेकिन a की जगह पे, हर की जगह पे क्या आया, EQ अपान m, मतलब m क्या है, हर का हर, तो हर का हर कहाँ चला जाएगा, अंश में, तो ये बन जाएगा t बराबर रूट 2sm अपान EQ। ठीक है, अब इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब इस समीकरण जो 5 है ना, इस समीकरण 5 से हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के गिरने में जितना समय लगा उस समय को भी निकाल सकते हैं, और इस प्रोटॉन के भी गिरने में जितना समय लगेगा उसको भी हम इस सूत्र से अब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ये सूत्र निकाला है। ठीक है, ये सूत्र हमने निकाला कि किस सूत्र से हमें यहाँ से पूरा काम हम कर पाएंगे। अब इस सूत्र से हम इलेक्ट्रॉन के भी गिरने का समय निकाल सकते हैं और प्रोटॉन के भी गिरने का समय निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कि ये जो सूत्र हमने निकाला है, आपको अगर ये सूत्र निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आगे काम करना है। हमने आपको सिखाया है कि आप कैसे निकाल पाओगे सूत्र को। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी केवल यही सूत्र लिखा हुआ है और यहीं से काम आगे स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये सूत्र आया कैसे है, तो ये सूत्र यहाँ से आया है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि आया होगा समझ में। ठीक है, अगर आया हो समझ में तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, हम दो समीकरण याद रखेंगे, एक समीकरण जो हमारा 5वां आया है और एक समीकरण जो हमारा तीसरा आया है। ठीक है, तो मैं तीसरे को इधर लिख लेता हूँ कि तीसरा हमारा समीकरण क्या था, a बराबर EQ अपान m, क्योंकि यहां से हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का त्वरण निकालेंगे, है ना, इस समीकरण से। और जो 5वां समीकरण है, तो 5वें समीकरण से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को के गिरने में जितना समय लगेगा वो समय हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ये वैल्यू नहीं हटाऊंगा क्योंकि इन वैल्यू को हमें जरूरत है अब, है ना, सॉल्व करने के लिए, तो वैल्यू नहीं हटा रहा हूं, बाकी इधर की चीजें मैं हटा रहा हूं।
ठीक है। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉन के गिरने में लगा समय, इलेक्ट्रॉन के, ऐसा लिखते हैं, अब इलेक्ट्रॉन के गिरने में लगा समय। इलेक्ट्रॉन के गिरने में लगा समय, ठीक है, समीकरण नंबर 5 से, ठीक है। तो ये समय है, समय बता रहा है टी, ठीक है। तो टी, लेकिन हम ये टी निकाल किसके लिए रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे ई, है ना। हाँ, पहचान के लिए क्या लिख देंगे, टी के साथ में ई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का समय है, इलेक्ट्रॉन के गिरने में जो समय लगा हुआ है। फिर क्या आ गया, √2s, s मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, इसकी भी दूरी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। ये दूरी तो फिक्स है, तो इसके लिए हम s ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये m क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन के द्रव्यमान होगा, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के गिरने में लगा समय निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो द्रव्यमान होगा, ये द्रव्यमान क्या होगा, किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, me आ जाएगा, क्या आ जाएगा, me, ठीक है। बटे में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल E, और कैपिटल E क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जितना इसका है उतना ही इसका है, एक चीज बदल गया है, दिशा बदल गई है, बाकी परिमाण वही है ना। दिशा कैसे बदली, इस वाले में, ए वाले में क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ है, बी वाले में क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ है। इसमें देखिए तीर की दिशा ऊपर की तरफ है, इसमें तीर की दिशा नीचे की तरफ है, बस इस चीज का अंतर है। तो यहाँ पे ई तो सेम है, ई तो बस ई ही रहेगा, लेकिन क्यों, अगर हम इलेक्ट्रॉन वाले को निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वाले का आवेश हो जाएगा, और वैसे भी आवेश दोनों के लिए सेम ही रहता है, बस चिन्ह बस बदलता है। लेकिन हम यहाँ पे जब परिमाण निकाल रहे हैं तो चिन्ह रखेंगे नहीं, है ना। तो ये हो गया ई क्यू। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं यहाँ से सभी की वैल्यू। तो टी ई बराबर √2 गुणे एस की वैल्यू कितनी है, 1.5 गुणे 10 की घात -2, ठीक है। तो 1.5 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा, गुणे ME, और ME कितना है, 1.6 गुणे 10 की घात -31 kg, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9.1 गुणे 10 की घात -31, ठीक है। इस पूरे के बटे में E कितना है, E है 2.0, तो इसको हम 2 बस लिख लेते हैं, 2 दशमलव के बाद 0 है तो उसको हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घात 4, फिर गुणे QE कितना है, मतलब हमें किसका आवेश चाहिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे परिमाण निकाल रहे हैं इसलिए चिन्ह नहीं रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की घात -19 हो गया, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, रोड के अंदर। तो क्या बन जाएगा, TE बराबर, देखिए इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, 1.5 और 9.1 को साथ में लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1.5 गुणे 9.1 गुणे, अब ये कितना है, 10 की घात -2 है, देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, बचा 1.5 और 1.5 और यहाँ पे बच रहा था 9.1, तो हमने इसको साथ में लिख लिया। तो क्या बन गया, 1.5 गुणे 9.1 गुणे, फिर 10 की घात ये -2 है, और ये कितना है, 10 की घात -31 है। आधार समान रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं, है ना। देखो यहाँ पे चिन्ह भी समान है तो जुड़ जाएगा। तो 10 की घात 31 है, और ये कितना है, -2 है, ये -31 है, जुड़ेगा, 31 में 2 जुड़ेगा तो 33 हो जाएगा। तो 10 की घात -33 आ गया बटे में। अब ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये बचा 1.6 गुणे, ये कितना है, 10 की घात -19 है, ये 10 की घात 4 है, क्या हो जाएगा, घात घट जाएगी, और जब 19 में से 4 घटेगी तो कितना बचेगा, 15, लेकिन बड़ी वाली संख्या माइनस है तो चिन्ह का जाएगा माइनस का, ठीक है। ये हो गया। तो अब कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा कि TE बराबर, ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो TE बराबर हो जाएगा 1.5 में 9.1 का गुणा करना है। तो अगर एक टाइम के लिए हम ये दशमलव के बाद 5 दशमलव भूल जाएं 1.5 वाले में, तो कितना बन जाएगा, 15, है ना। तो 15 में हम 9.1 का गुणा कर लें, तो अगर 9.1 का गुणा करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 15 1 कम 15, और दशमलव बाद में देख लेंगे, अभी हम गुणा करने के लिए इसको 15 मान रहे हैं। 15 1 कम 15 कि 5 हासिल कितना आ गया, 1, फिर 15 नमैया 135, और 135 में 1 जोड़ देंगे तो 136 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेंगे दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद इधर है, दशमलव के बाद 1 अंक, और दशमलव के बाद 1 अंक इसमें है, 1 1 2 अंक हो गया, मतलब हमें 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 2 ये हो गया, दशमलव यहाँ पहुंच गया। तो 13.65 गुणे 10 की घात -33, ये 10 की घात -15 बटे में है, अंश में जाएगा तो 10 की घात 15 प्लस में हो जाएगा,
ये हो गया, इस पूरे का बटे आ गया, रूट लगाएंगे बटे करेंगे, कितना हो गया 1.6। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 1.6 से भाग देना है किसको। अच्छा एक काम और करते हैं, पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 13.65 गुणे 10 की घात, ये 33 है, माइनस में ये कितना है 15 है, प्लस में घट जाएगा और घटेगा तो कितना बचेगा, 33 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 18, कितना बचेगा 18 बचेगा, और ये माइनस का 18 क्योंकि 33 माइनस में है तो माइनस का 18 बचेगा, और बटे में कितना आ गया 1.6 आ गया। अब बटे में कितना है, एक दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम क्या करें अंश और हर में 10-10 का गुणा कर दें, और जब अंश और हर में 10-10 का गुणा कर देंगे तो ये दशमलव ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा टीई बराबर ये बन जाएगा 136.5 गुणे 10 की घात माइनस का 18 और बटे में आ जाएगा 16, और 10 की घात 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10 की घात -2 या -9 और इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसको और अलग अलग करें तो ये ऐसा बन जाएगा टीई बराबर 136.5 बटे में 16 गुणे 10 की घात -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर है तो। अब इस वाले की बात करते हैं, इसका मतलब हमें 16 से भाग देना है 136.5 को, तो कितनी बार चला जाएगा, 16 अट्ठे 128, ठीक है, 16 अट्ठे 128। अब इसको घटाना है तो कितना बन जाएगा 16 में से 8 घटेगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे बचा 2 में तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, और उतार लेंगे दशमलव, ये आ जाएगा 5। तो अब कितनी बार जाएगा 16 पंचे 80, ठीक है, कितना बचेगा 5 बचेगा, ये 0 आ जाएगा। फिर 16 दूनी 32, 16 ત્યાં 48, तो बचेगा कितना 50 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा 2, ठीक है। तो बस दशमलव के बाद 2 अंक तक रख लेते हैं, और 2 अंक तक बाद कितना है 8.51 है, ठीक है, 8.51, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 में से 8 घटेगा, और 8 घटेगा तो 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 5 उतार ले, 50 हो गया, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, और 85 में से 80 घटाए तो 5 बचा, ये 0 उतार लिए, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 8.53 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8.53 आ जाएगा। तो इधर लिख लेंगे कि टी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे आया 8.53, ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो गुणे कितना आ गया 10 की घात, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, है ना, 10 की घात -19 को -9 को पहले लिख लेते हैं, और इधर कितना आ जाएगा गुणे 8.53, और जब 8.53 का वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल लगभग आएगा 2.9 गुणे 10 की घात -9, ये हो जाएगा इतने सेकंड, मतलब इलेक्ट्रॉन को गिरने में जो समय लगेगा वो समय कितना लगेगा 2.9 गुणे 10 की घात -9 सेकंड। कितना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को गिरने में, 2.9 गुणे 10 की घात -9 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रॉन के गिरने का समय आपको पता चल गया होगा, ठीक है, और समझ में भी आया होगा। अभी हम बात करेंगे प्रोटॉन के गिरने के समय की बात करेंगे कि प्रोटॉन को गिरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को गिरने में जो समय लगा है ये है, कितना है 2.9 गुणे 10 की घात -9 सेकंड। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन के गिरने का, ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे करता हूं, है ना। आगे अब हम प्रोटॉन के लिए करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, सूत्र हमारा यही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे जहाँ पे टी ई है, ई की जगह पे पी कर देंगे, यहाँ भी ई की जगह पे पी कर देंगे, यहाँ भी ई की जगह पे पी कर देंगे, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हटाते हैं इसको और काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोटॉन के गिरने में लगा समय, यहाँ पे हो जाएगा पी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के गिरने में समय निकाल रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे टी पी रखेंगे, ई की जगह पे पी, यहाँ भी एम ई जहाँ पे था वहाँ पे क्या रखेंगे पी रखेंगे, यहाँ पे क्यू ई था मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो यहाँ पे पी रखेंगे, प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी, और इधर भी पी लिखना पड़ेगा। अब चलिए ये तो 2 है पहले से, एस भी फिक्स है 1.5 गुणे 10 की घात -2, देखिए
S दोनों के लिए फिक्स है, ये इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ये प्रोटॉन गिर रहा है, दोनों के लिए उतनी ही दूरी है। तो ये हो गया। अब MP चाहिए, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान चाहिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना, 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27। यहाँ पे हो जाएगा 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27। ठीक है, इस पूरे का बटे लगाना है। और ये कितना है, 2.0 गुणे 10 की घात 4। तो हम क्या कर सकते हैं, दशमलव के बाद 0 है तो उसको हटा सकते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 10 की घात 4 गुणे। अब यहाँ पे QP लिखना है, मतलब प्रोटॉन का आवेश लिखना है, और प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, ये आ गया। और इसका क्या कर देना है, इस पूरे का रूट लगा देना है। तो इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना, बचा हमारे पास 1.5 गुणे, अब यहाँ पे 1.67 है ना, 1.67 है। अगर हम दशमलव के बाद एक अंक तक रखना चाहें तो हम दूसरा अंक देखेंगे कि 5 से बड़ा है कि छोटा। तो ये क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए जब एक अंक तक रखेंगे तो एक अंक में, इस वाले अंक में एक और बढ़ जाएगा, जितना है उससे एक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है दूसरा वाला। तो कितना हो जाएगा, 1.7। तो बस 1.7 रख लेते हैं इसको बढ़ा के। ठीक है, गुणे, अब ये कितना है, 10 की घात माइनस 27 है, ये 10 की घात माइनस 2 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि आधार सेम है। तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 27 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 29 हो जाएगा। बटे में ये कितना आया, 1.6 आया। गुणे ये कितना है, 10 की घात 4, प्लस में ये कितना है, 10 की घात 19, माइनस में तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और घटने के बाद कितना बचेगा, मतलब 19 में से 4 घटा लो तो कितना बचेगा, 15। लेकिन बड़ी वाली संख्या माइनस है तो चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस 15, 10 की घात माइनस 15 बचेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। क्या बन जाएगा, TP बराबर, अब क्या होगा, अब उसी तरह अगर ये 1.5 है, अगर हम ये ऐसा लिखा हुआ 1.5, तो अगर हम पॉइंट एक समय के लिए भूल जाएं और मान लें कि ये 15 है, ठीक है, और ये कितना लिखा है, 1.7 से गुणा कर देना है, तो 15 का 1.7 से गुणा करेंगे तो 15 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 15 का पहाड़ा पढ़ लेंगे सीधा सीधा। तो 15 सत्ते 105, 105 की कितना आ जाएगा, 5, हासिल कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, फिर 15 एकम 15 और 15 में 10 जोड़ लेंगे तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, दशमलव कितने, अब यहाँ पे दशमलव आ गया, दशमलव कितने के बाद लगाना है, 2 अंक बाद, ये पहुंच गया। ठीक है, तो अब कितना जाएगा, गुणे 10 की घात माइनस का 29। अब ये 10 की घात 15 कहाँ है, बटे में, अंश में जाएगा तो ये 10 की घात 15 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारे पास 1.6। ठीक है, 1.6। चलिए अब इसको करते हैं, ये कितना हो गया, आ गया TP बराबर 1.6, तो ये 2.55 है। तो अगर हम अंश और हर में 10-10 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 25.5, 25.5। ठीक है, 25.5 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 29 है, माइनस में ये कितना है, 15 प्लस में है, तो घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 29 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14, है ना। लेकिन 29 बड़ी वाली संख्या माइनस में है तो चिन्ह काहे का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ये -14 हो जाएगा। और बटे में कितना बचेगा, 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 16 से भाग देना है किसको, 25.5 को, है ना। तो 16 से भाग दे लेते हैं किसको, 25.5 को। ठीक है, तो भाग दे लो, अब कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो एक बार ही जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब 25 में से 16 घटाना है तो ये कितना हो गया, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 5, ये हो गया दशमलव। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 पंचे, है ना, 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80, कितना बचेगा, 15। ठीक है, ये 5 जीरो उतार लिए। अब कितनी बार जाएगा, तो 16 नमैया 144, कितना बचा, 6। ठीक है, ये 0 हो गया। तो लगभग यहाँ तक हम लिख लेते हैं कि 1 दशमलव कितना आ गया हमारे पास, 59 आ गया। ठीक है, लगभग, है ना। और भाग देने पे कितना मिला हमें, तो TP बराबर मिला 1.59 गुणे 10 की घात कितना आ गया, -14, -14। ठीक है, कितना आ गया, -14। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, TP बराबर, यहां हम लिख सकते हैं क्या, 1.3 का होल स्क्वायर गुणे, और इसको लिख सकते हैं हम
10 की घात -7 और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर इनको हम अलग अलग लिखें तो ये क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 1.3 का होल स्क्वायर रूट के अंदर गुणे, और ये क्या बन जाएगा 10 की घात -7 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें टीपी बराबर कितना मिल जाएगा, तो टीपी बराबर मैं इधर लिख देता हूं। तो टीपी बराबर हमें मिल गया कितना, 1.3 यहां से बाहर आ गया गुणे, और यहां से क्या बाहर आ गया 10 की घात -7 सेकंड, ठीक है। ये तो टीई था, मतलब इलेक्ट्रॉन के गिरने में जो समय लगा था वो कितना था 2.9 गुणे 10 की घात -9, और जो प्रोटॉन के गिरने का समय है वो कितना है 1.3 गुणे 10 की घात -7 सेकंड। इसका मतलब है कि प्रोटॉन को गिरने में ज्यादा समय लग रहा है और इलेक्ट्रॉन को गिरने में कम समय लग रहा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी होता है। कौन, प्रोटॉन। इसीलिए इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, किसको, प्रोटॉन को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रॉन के गिरने का समय और प्रोटॉन के गिरने का समय आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी इसको साइड में मैं रख रहा हूं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के गिरने का समय था, ये प्रोटॉन के गिरने का समय भी हमने इसको निकाल लिया और इसको साइड में रख दिया, इधर कितना होगा। अब हमें पता करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा और प्रोटॉन का त्वरण कितना होगा। तो हमने बताया था कि ये सूत्र है त्वरण के लिए। जब हमने शुरू में जब सूत्र निकलवा रहा था मैं, तो वहां पे लिखा था समीकरण नंबर 3। तो जो समीकरण 3 था वो समीकरण 3 ही क्या बताएगा आपको, इलेक्ट्रॉन का त्वरण और प्रोटॉन का त्वरण, ठीक है। यहाँ पे ए मतलब त्वरण है, ठीक है, ई मतलब विद्युत क्षेत्र है, क्यू मतलब आवेश है, और एम मतलब द्रव्यमान है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन वाली चीजें लिखेंगे, और जब प्रोटॉन का त्वरण निकालेंगे तो प्रोटॉन वाली चीजें लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्वरण पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा, ठीक है। तो अब आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्वरण। तो अब इलेक्ट्रॉन का त्वरण, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का त्वरण हम इस सूत्र से निकाल लेंगे, है ना, ए बराबर ई क्यू अपान एम। तो ए मतलब हो गया त्वरण। हम किसके त्वरण की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे बराबर ई क्यू, और ये आवेश है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे गुणे बटे में क्या है एम, देख लीजिए एम है, एम मतलब द्रव्यमान। तो अभी हम त्वरण के इलेक्ट्रॉन के त्वरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसका हमें द्रव्यमान चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान चाहिए, तो यहाँ पे एम ई लिख लेंगे। तो ए ई बराबर कितना आ जाएगा, ई है, ई का मान कितना है 2.0 गुणे 10 की घात 4। तो हम इसको 2 बार से लिख लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है उसको हटा देंगे, गुणे 10 की घात 4। फिर क्यू ई कितना है 1.6 गुणे 10 की घात -19। परिमाण निकाल रहे हैं तो इसलिए हम माइनस चिन्ह नहीं लिखेंगे, है ना। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एम ए लिखना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखना, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ए ई बराबर, अब इसका इससे गुणा कर लो, ये कितना है 2 है, ये कितना है 1.6 है, और जब 1.6 को एक टाइम के लिए आप पॉइंट को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ, तो क्या बन जाएगा 16। तो 16 में सीधा पहाड़ा पढ़ लो 2 बार, तो 16 दूनी 32, तो ये हो गया 32। अब देखो दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये बन गया गुणे 10 की घात 19 है, ये 10 की घात 4 है। तो 19 में से 4 घटा दो, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा। और जब 19 में से 4 घटेगा तो बचेगा कितना 15, है ना। लेकिन बड़ी वाली संख्या माइनस है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, गुणे ये 10 की घात -31 बटे में है, और ये वाली जब ऊपर जाएगी अंश में तो 10 की घात 31 किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/1 आ जाएगा, सॉरी 9.1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए ई बराबर, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्वरण बराबर, अब पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, हम पॉइंट को क्या कर दें, हटा दें, मतलब एक एक अंक है तो अंश और हर में 10-10 का गुणा कर दें, और जब 10-10 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया, हट गया। तो क्या बचा 32, ठीक है, अंश में 32 बचा, गुणे यहाँ पे कितना 10 की घात 31 है, और ये कितना है 10 की घात 15, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 31 में से 15 घटाएंगे, तो 31 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो गया
ऐसा लिखेंगे 31 और ये हो जाएगा 15, है ना। तो ये 1 में से 5 घटेगा नहीं, 11 हो जाएगा, 11 में से 5 घटेगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 2 और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो कितना बचा, माइनस का प्लस का 16 बचेगा, है ना, क्योंकि बड़ी वाली संख्या प्लस में है। और बट्टे में कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। तो हम 91 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एक काम ऐसा कर लेते हैं कि जो ये 30 है, 32 लिखा हुआ है, ये किसके ज्यादा पास में है, 30 के ज्यादा पास में है कि 40 के ज्यादा पास में है। ठीक है, ये 32 किसके ज्यादा पास में है, 30 के ज्यादा पास में है ना। और इसी तरह अगर 91 की बात करें तो 91 किसके ज्यादा पास में है, 90 के ज्यादा पास में है कि 100 के ज्यादा पास में है। ठीक है, आप कहोगे कि 90 के ज्यादा पास में है, ठीक है, आप होशियार हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 की जगह पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 30 है, और 91 की जगह पे हम लिख सकते, मान लेते हैं कि 90 है। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा, 3/9। 3/9, इसका मतलब है कि हम क्या कर लेंगे, सीधा सीधा 9 से 3 को भाग दे देंगे, 9 से 3 को भाग दे देंगे, है ना। ये पूरा इतनी बड़ी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है, हमने सन्निकट मान ले लिया। अब 9 से हम 3 को भाग दे लेंगे, है ना। तो ये भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट जीरो लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 9 त्रिक 27, तो 30 में से 27 घटाएंगे तो 3 बचेगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, जीरो उतार लेंगे, फिर 30 हो जाएगा, तो 0.33 आता रहेगा, तो हम इसको लिख लेंगे 0.33। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, ये 32 लिखा था, हमने ये देखा कि ज्यादा किसके पास में है, 30 के पास में है, 40 के पास में, तो 30 के पास में था, हमने इसको 30 मान लिया। अब ये किसके पास में ज्यादा पास में था, तो ज्यादा 90 के पास में था कि 100 के पास में था, क्या 90, तो ज्यादा 100 के पास में था, सॉरी 90 के पास में था, जिसको हमने क्या किया कि मान लिया कि 90 है। तो हमने कैसे लिख लिया, 30/90, 30 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो 3/9 मिल गया। हमने 9 से भाग दे दिया, और जब 9 से भाग दिया तो लगभग कितना मिला, हमें 0.33 मिला, लगभग, है ना, इतना हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका इससे भाग देने पर हमें कितना मिल गया, तो हमें मिल गया यहाँ पे, इसको हम लिख लेंगे AE बराबर 0.33 गुणे 10 की घात 16, 10 की घात 16। अगर इसको थोड़ा सा और सरल करना चाहें कि दशमलव के पहले एक अंक हमारा हो जाए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.33 गुणे ये कितना लिखा है, 10 की घात 16, और 10 की घात 16 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात 15, है ना, क्योंकि ये 10 की घात 15 है, यहाँ पे 10 की घात 1 है, आधार समान रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं, है ना। तो इसको हमने तोड़ लिया और गुणा करेंगे तो 10 की घात 16 ही हो जाएगा। और जब इस 10 का 0.33 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3.0, क्या बन जाएगा, AE बराबर हमारे पास हो जाएगा 3.3 गुणे 10 की घात 15 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का त्वरण है वो त्वरण कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण है 3.3 गुणे 10 की घात 15 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, इतना इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। ठीक है, तो ये क्या है, हमें मिल गया था इलेक्ट्रॉन को गिरने में लगा समय मिल गया था, ये कौन सा समय था, प्रोटॉन को गिरने में लगा समय मिल गया था। अब ये हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन का त्वरण मिल गया, और इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना है, AE बराबर हमें मिल गया 3.3 गुणे 10 की घात 15 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, ये हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें यहां से, ठीक है, तो हमें मिल गया इलेक्ट्रॉन का त्वरण। अभी हम इसी सूत्र से किसका त्वरण निकाल लेंगे, प्रोटॉन का त्वरण निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब प्रोटॉन के त्वरण की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालना भी आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब प्रोटॉन के त्वरण की बात करते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक इतना, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं आगे इसको हटा के फिर आगे कम करता हूं। तो अब ये हो जाएगा, अब हम बात करेंगे प्रोटॉन के त्वरण के, है ना। तो यहां पे लिखेंगे, अब इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या लिखेंगे, प्रोटॉन, है ना। तो जहां E है वहां पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, P, यहां भी E था QE, यहाँ पे QP हो जाएगा, ME था तो MP हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तो वही है 2 गुणे 10 की घात 4, ठीक है, गुणे QP, मतलब अब हमें प्रोटॉन का आवेश चाहिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का सेम होता है, बस अंतर क्या होता है, चिन्ह का अंतर होता है कि इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव होता है, प्रोटॉन वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें MP चाहिए, और MP कितना है, 1.67 गुणे 10 की घात -27, और इसको हम लिख सकते हैं जो 1.67 है, अगर हम एक अंक तक ले दशमलव के बाद तो दूसरा अंक देखेंगे 5 से बड़ा है कि छोटा, तो ये दूसरा वाला अंक 5 से बड़ा है। जब ये 5 से बड़ा है तो इसमें हम क्या कर लेंगे, एक बढ़ा लेंगे, जब एक बढ़ा लेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1.7, 1.7 बस लिख लेते हैं। तो 1.7 गुणे 10 की घात -27, 10 की घात -27,
ठीक है। तो अब ये बन जाएगा AP बराबर, अब ये 2 है, ये 1.6 है, 1.6 को अगर यहाँ से आप पॉइंट को एक समय के लिए भूल जाइए कि पॉइंट नहीं है, तो क्या बन गया 16, 16 का पहाड़ा पढ़ लो, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे हम 32 लिख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, देखते हैं, यहाँ पे 16 1.6 था, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक था, तो हमें एक अंक बाद इधर से दशमलव लगा देना है। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, देखो ये 10 की घात 19 माइनस में है, ये 10 की घात 4 प्लस में है, घट जाएगा, और घटेगा तो कितना बचेगा, 10 की घात माइनस का 15 बचेगा, और ये 10 की घात माइनस 27 बटे में है, अंश में आएगी ये वाली घात, 10 की घात माइनस 27 की जब ये अंश में आएगी तो क्या हो जाएगी, घात इसकी बदल जाएगी, तो 10 की घात 27 प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1.7 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है देखना आप जरा, ये AP बराबर कितना है, 3.2 है, बटे में 1.7 है, मतलब पॉइंट के बाद 1 अंक इधर भी है, पॉइंट के बाद 1 अंक इधर भी है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 32/17। ठीक है, और 32 के साथ में कुछ गुणे में भी बचेगा, उसको लिख लेंगे। ये 10 की घात 27 से प्लस में, ये 10 की घात 15 है माइनस में, दोनों घट जाएगा, और 27 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, अब हमें 27 में से 15 घटाना है, तो 27 में से 15 घटेगा तो कितना बच जाएगा 12, 10 की घात कितना आ गया 12। ठीक है, 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 की घात 12 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इस 17 से इस 32 को भाग देना है। ठीक है, दे लेते हैं, तो AP बराबर 17 से भाग देना है 32 को, तो 17 एकम 17। ठीक है, अब 32 में से 17 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, 12 2 मानेंगे, 2 से 7 घटेगा नहीं, 12 मानेंगे, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पे बचा 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा लिए और यहाँ पे क्या आ गया 0। अब कितनी बार जाएगा, तो 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 जाएगा, है ना, 17 8 136, क्योंकि 17 नमैया कितना हो जाता है 153, तो 8 बार जाएगा, और 17 8 136, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ पे बचा कितना 4 बचा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचा, फिर 0, मतलब फिर से ये 8 बार चला जाएगा 136, और बचेगा कितना 4। ठीक है, तो बस यहीं से छोड़ देते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक तक रख लेते हैं, और दशमलव के बाद हमें 2 अंक कितना मिल रहा है, 1.88 मिल रहा है। तो अगर हम एक काम करें, दशमलव के बाद 1 अंक तक रखें, तो दूसरा अंक देखेंगे 5 से बड़ा है कि छोटा, तो ये क्या है 5 से बड़ा है, जब 5 से ये बड़ा है तो इस बारे में क्या कर लेंगे, 1 बढ़ा लेंगे, तो अभी ये 8 है तो क्या बन जाएगा 9, तो इसको क्या लिख लेंगे 1.9। ठीक है, तो क्या जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1.9 गुणे 10 की घात 12 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, सेकेंड इनवर्स 2, मतलब ये किसका हमें त्वरण मिल गया, तो ये हमें मिल गया प्रोटॉन का त्वरण, तो AP बराबर 1.9 गुणे 10 की घात 12 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए हमने सब कुछ कर लिया है ना, इलेक्ट्रॉन के गिरने का समय निकाल लिया, प्रोटॉन के गिरने का समय निकाल लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकाल लिया, प्रोटॉन का त्वरण निकाल लिया, ठीक है, सब कुछ हमने निकाल लिया। ज्यादा हमें ज्यादा जरूरत थी जो इस प्रश्न में, इनकी जरूरत थी इन दोनों की, इलेक्ट्रॉन के गिरने के समय की और प्रोटॉन के गिरने के समय की, है ना। हमने यहाँ पे जो त्वरण निकाला, त्वरण आखिरी में कह रहा है कि यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको इस जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनको गुरुत्वीय त्वरण से मुक्त मान लिया जाए, है ना। और मुक्त मानने का कारण भी है क्योंकि यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का त्वरण देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का त्वरण बहुत ज्यादा है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, मतलब इस त्वरण से ये त्वरण बहुत ज्यादा है, कितना है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको क्या कर लिया गया है, उनसे इसको क्या कर लिया गया है, मुक्त कर लिया गया है। ठीक है, पहले इतना लिखिए, फिर मैं आप लिखा देता हूँ उस भाषा को भी थोड़ा सा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि यह त्वरण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए है, चूंकि यह त्वरण गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण होता कितना है, 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 से अत्यंत विशाल है, ज्यादा है, विशाल है। इसलिए इस प्रश्न में गुरुत्वीय त्वरण को क्या कर लिया गया है, उसकी उपेक्षा कर दी गई है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के इसलिए इस प्रश्न में गुरुत्वीय त्वरण की उपेक्षा
कर दी गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप को लेके चला है, कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं है, ठीक है, ताकि आपको कहीं पे डाउट हो, कहीं पे दिक्कत हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक रहेगी, आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सब लोग अच्छे रहेंगे तो ही मैं अच्छा रहूंगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।